चलिए हम आरसीसी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आरसीसी की क्लास देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम चेक करेंगे कि अपने को कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को चेक करते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है। आरआरबी जेई सॉरी एसएससी जेई आने आ ही गया है, समझो। बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाई करना है। चलिए जल्दी जल्दी अपन यहाँ पे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सिंपली, इन अ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फेलियर द maximum strain in tension reinforcement at failure shall not be less than राइट। इसमें देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्या 0.02002 प्लस एफ वाई बाई 1.15 ES। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट, मतलब ये है 0.02 प्लस एफ वाई डिवाइड में आपका 1.15 ES। ठीक है, ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंपल। जरा यहाँ पे देखना, अकॉर्डिंग टू IES द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस्ड सेक्शन ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ D यूजिंग स्टील विथ FY 250। ठीक है, तो FY 250 के लिए आपका कितना होता है, तो यहाँ पे किस किस के लिए होता है, 250 के लिए, आपका 450 के लिए और एक 500 के लिए, है ना। यही चीज होता है, तीन चीज के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं। तो तीन चीज में आपका क्या क्या, सॉरी 415 है ना, यहाँ पे 415 और एक 500। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। 250 में आपका 53, मतलब यहाँ पे ऐसे याद रखो ना, ये 50 है ना, 50 की सिर्फ ये यहाँ पे 5 आया तो ये 5 आ गया। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में है आपका 0.48, इसमें 0.48 है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे याद कर लो। और लास्ट में आपका 0.46 है ना, 46, तो इसको अब लास्ट वाला तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, तो 415 है यहाँ पे, 415। ठीक है, 415 है ये, तो 415 को याद रख लेना है आपको। तो इसको याद रखने के लिए देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 415 और यहाँ पे 0.48। ठीक, तो 4 का यहाँ पे 4 आ गया, 4 का यहाँ पे 4 आ गया और ये 6। ठीक है, ये 1 प्लस 5 कर दो, 6 आ गया। तो 6 के जो करीब रहेगा वही आप क्या आ गया, 48। तो वैसे देखा जाए तो 0.46 आएगा, पर वो 500 के लिए होता है और इसी में 2 यदि जोड़ देते हो तो आपका 48 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे याद रख लेना है आपको। समझ में आई कहानी। चलिए आगे हम बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है आपकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, उसको अपन डिफाइन करने के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होना चाहिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। ठीक है, तो कितने यहाँ पे रिजल्ट फॉल, यहाँ पे रिजल्ट फॉल इसमें आपको बताना है। तो 1.3 का यहाँ पे सी हो जाएगा, 5% ऑफ रिजल्ट फॉल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाने के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी वो कितनी, 5% ऑफ रिजल्ट फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जल्दी जल्दी से। आपका क्या बोल रहा है, द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलोज व्हेन वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आपका जो FCK मतलब क्या बोल रहा था, मॉडल्स वेलोसिटी, आपको मॉडल्स वेलोसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल है 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000 अंडर रूट FCK, राइट।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने इसकी कोई ट्रिक बताया था, ठीक है, ट्रिक को बताया था कुछ। इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिसिटी के लिए आपका सिंपल है ई, तो जो 5,000 5 है ना ये ऐसा, ठीक है, तो ये कुछ ई के समान लग रहा है, तो इसलिए हमें 5,000, तो 1.4 का बी हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद चलते हैं, आपका क्या था, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट्स इन आरसी स्लेब सेल नॉट बी मोर देन, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे अपने को क्या बकर नहीं करना है, अपने को क्या पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करूँ, अभी कई सारे चैनल आपको पता ही है, बड़े भारी चैनल हो गए, जैसे कि पता ही है आपको, वाईफाई स्टडी, आधे टाइम तो बकर चलती है, अन अकेडमी जिसकी कोई एकेडमी नहीं, ठीक है। तो मतलब कि ये सब क्या है कि भाई छात्रों को ना बस गुमराह, मतलब क्या है, देखना है उनका वो बढ़ना चाहिए, बस वॉच टाइम बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, ठीक है, खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ अपने को नहीं करना। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा चेक करना है यहाँ पे कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट इन आरसी स्लैब शेल नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें जरा आप देखो, 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लेब, 4 टाइम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लेब, 1.5 का आपका हो जाएगा। देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन आरसी स्लेब, पैरेलल जो क्या होता है कि जब आप आरसी जब स्लेब अपन बनाते हैं, तो स्लेब में क्या होता है कि ऐसी बार को अपन अरेंज करते हैं, तो उसमें एक मेन बार होती है, कि दूसरी बार होती है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने को ये चीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इफेक्टिव डेप्थ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके बारे में चेक करते हैं कि कितना है आपका। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लेब, ठीक है, 3 टाइम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लेब हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1.6 क्या बोल रहा है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी गिवन बाय द प्लेनेट, ठीक है। जरा यहाँ पे देखना, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर a spread concrete footing of effective depth d is given by, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। इसमें हो जाएगा d/2 फ्रॉम कॉलम फेस, कौन सा होगा यहाँ पे, 1.6 आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, कॉलम फेस, राइट, अपना आपका ये आंसर हो जाएगा कॉलम फेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, if L is the effective length of a column, L is the effective length of column and B is the least lateral dimension, then the column will be treated as short column if the ratio of L by B is equal to or less than, ठीक। यहाँ पे जरा देखना कि जो L by मतलब कि effective length of a column and B is the least lateral dimension, then the column will be equal to or less than मतलब कि जो आपका कॉलम है कि इसमें जो एक वो डायमेंशन रहनी चाहिए, वो कैसी कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.7 का आंसर क्या हो जाएगा, चेक करना, ठीक है। मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, आपको चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सिंपली इफ एल इज, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आपका एल बाय बी जो होता है, एल बाय बी जो रेशियो होता है, यदि लेस देन इक्वल टू 3 हुआ, तो ये हो जाएगा पेडेस्ट्रियल के लिए, ठीक है, पेडेस्ट्रियल के लिए आपका ये हो जाएगा। और वहीं पे आपका जो 3 से 12 के बीच में रहा, एल बाय बी 3 से 12 के बीच में रहा, तो ये शॉर्ट कॉलम के लिए हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम के लिए, राइट। और उसके बाद में आपका एल बाय बी जो है वो ग्रेटर देन हो गया 12 से, तो किसके लिए हो जाएगा ये, स्लेंडर कॉलम के लिए, ठीक है, स्लेंडर कॉलम के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, तो ये चीज आपको याद रखना है, 3 से 12 हो गया, राइट, 3 से 12 हो गया तो आपका शॉर्ट कॉलम,
3 से 12 शॉर्ट कॉलम। उसके बाद में आपका यदि 3 से कम हो गया तो पेडेस्ट्रियन, और 12 मतलब 12 से ज़्यादा हो गया तो स्लेंडर कॉलम। ठीक है, स्लेंडर कॉलम। तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों को, राइट। तो सिलेंडर, हमेशा सिलेंडर जो है अधिक में मिलता है, तो 12 में, 12 से अधिक हो गया तो सिलेंडर। और शॉर्ट, शॉर्ट 3 से 12 में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। या फिर इसको ऐसे याद रख लो, 3 से 12 की एज में जो बंदा रहता है वो क्या रहता है, शॉर्ट रहता है। शॉर्ट मतलब छोटा रहता है। 3 से जो कम रहता है, 3 उम्र से कम रहता है, पेडेस्ट्रियन, भाई वो रांगते हुए चलता है ना ऐसा, करके। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेडेस्ट्रियन के लिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 1.7 का यहाँ पे 12। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई, आरसीसी ना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आरसीसी के आपको एसएससी जेई में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो भैया पूरा एक एक तो गेट में भी पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, और एक दो बार ईएससी में भी ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो बस वही से टाप के यहाँ पे सब ला देते। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो यहाँ पे किस किस के देखने वाले हैं। ईएससी की भी देखेंगे, मेडिजी की टेस्ट सीरीज का भी देखेंगे, स्टेट ए का भी देखेंगे। पूरा मेडिजी का सिलेबस यहाँ से मटेरियल चलेगा, धका धक एकदम। ठीक है, तो आपको भाई कुछ करना है तो यहाँ पे जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 1.8 का, 1.8 में क्या हो जाएगा, द फैक्टर्ड लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स फॉर डीएल प्लस, मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, एंड डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो इन सब के लिए आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितनी कितनी आ जाएगी। ठीक है, ये 3 के लिए, 3 के केस में तो आपका ना 1.5 वाला ही केस आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ना क्या हो जाएगा 1.8 का डी। ठीक है, 1.8 का डी हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे 1.2 ही यहाँ पे लेके चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखो 1.5 1.5 1.5 1.5, 12 12 12। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे 15 15 4 बार है, और यहाँ पे 12 12 कितने बार है, 3 बार है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करनी है, 15 से, 15 से स्टार्ट करनी है। 15 से पॉइंट है तो हटा दो ना, अभी पॉइंट का दिक्कत है। 15 15 से स्टार्ट करनी है। 15 में से, 15 में से 15 में से 3 माइनस करो, 15 में से 3 तो आता है क्या, 12। तो 3 जो है, 3, ये 12 वाला 3 बार रहेगा। ठीक, तो ऐसे याद रख लो ना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका कितने बार ना पूछ लिया हो, तो याद रखना इसको। 1.9 का देखो, अ कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज, अ कंप्रेशन मेंबर इज टर्म्ड एज स्ट्रट, स्ट्रट देन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ थ्रू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो आपका जो कंप्रेशन मेंबर है वो स्ट्रट कब कहलाता है, स्ट्रट कब कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रट वो कब कहलाएगा आपका, ए, जब उसकी जो ये जो रेशियो है आपका लेंथ वर्सेस लेटरल डायमेंशन की, लेंथ वर्सेस लेटरल डायमेंशन की जो क्या है रेशियो है, वो क्या हो जाए आपकी मोर देन 3 से, मोर देन 3 हो जाए, मोर देन 3 हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रट। ठीक है, जरा यहाँ पे मैं तुमको बता दूं कैसे याद रखना है। मतलब कि 3 से यदि ज्यादा हो गई एल बाय लेटरल डायमेंशन। ठीक है, लेटरल डायमेंशन, एल बाय लेटरल डायमेंशन ये ज्यादा हो गई 3 से। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये स्ट्रट कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रट। तो यहाँ पे एस में, यहाँ ध्यान रखो एस है आपका। ठीक है, तो स्ट्रट भाई याद रख लो यार इसको, 3 से यदि ज्यादा हुआ तो स्ट्रट। कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं, आपको कमेंट में बता देना यदि आपसे कुछ बन रहा हो तो। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ करना है जिंदगी में तो करते रहना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
if the modular ratio is m, if the modular ratio is m, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर, straight ratio in steel and concrete is r, then the critical critical neutral axis constant k is given by, भाई इसका फार्मूला क्या है, 1.10 का आपका फार्मूला हो जाएगा क्या, बी, एम बाय एम प्लस आर, ठीक है, एम बाय मार, ठीक है, ऐसे याद रख लो, कुछ भी याद रखो यार, जिंदगी में कुछ करना है तो। आगे देखो, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी आपकी 1.11 की, वो ये वाली, ठीक है, एफ सी आर 0.7, इसको याद रख लो पूरी तरीके से, मैंने यहाँ पे पूरा ही मिटा दिया उसको, पूरा याद रख लो, ठीक है, पूरा ही याद रख लेना है भाई, 0.7, स्प्लिट है ना, स्प्लिट, स्प्लिट, राइट, 7, स्प्लिट, ठीक है, याद रख लो। स्पाइट का मतलब क्या होता है, स्पाइट जो भी है, थूकना होता है ना, एक थूकना, तो जब आप सेवन करते हो, सेवन मतलब गंदी चीज का, तब वही थूकते हो, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो 0.7, कुछ भी याद रखना है अपने को तो भैया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, मजा आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलते रहना है आपको, ठीक है, और कमेंट करते हुए भी चलना है, ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन। इन अ सिंगली reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called, यहाँ पे देख लो, सिंगली reinforced बीम है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस स्टील, स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब सेक्शन क्या कहलाएगा, ठीक है, अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे तुमको बता ही देता हूँ ना, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं आपके, क्या, एक तो अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है अंडर इन्फोर्समेंट, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीचेस अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, परमिसिबल स्टील में जो होता है कि वो पहले पहुंच जाता है किससे, कंक्रीट से, ठीक है, अंडर इन्फोर्समेंट में, और उसके बाद में बैलेंस में क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट रीचेस साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वली पहुंचता है, और ओवर इन्फोर्स में क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर, कंक्रीट में पहले पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रेस कंक्रीट रीचेस अर्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आपका, ओवर इन्फोर्समेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1.12 का बी, बात समझ में आएंगे ना, याद रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो आपका अंडर में आपका अर्लियर मतलब कि स्टील में पहले पहुंच जाएगा, फिर कंक्रीट में, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी आपकी। अब 1.13 की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, if the area of tension reinforcement provided less than that required for a valence section, then the RCC beam section is called, then the RCC beam section is called, if the area of tension reinforcement provided, ठीक है, area of tension reinforcement provided is less than that required for balance section, then the RCC beam section called, तब वो जो सेक्शन होगा वो कौन सा कहलाएगा, ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ओवर इन्फोर्समेंट, ठीक है, ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा ना आपका, सॉरी 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 1 इसका आपका हो जाएगा अंडर इन्फोर्समेंट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी कहानी अभी, कैसे, यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक बार ध्यान देना कि एरिया टेंशन इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन बोल रहा है ना, लेस देन, ओ मतलब ज्यादा रहता तो ओवर इन्फोर्स हो जाता, लेस देन है इसलिए यहाँ पे अंडर हो गया, ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1.14 का चेक करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स,
लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स, डायरेक्ट कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपका डायरेक्ट कंप्रेशन, द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो इसमें तो भैया सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है। तो 1.14 का आपका हो जाएगा क्या, 0.0035, सॉरी ये नहीं होगा इसमें, 0.002, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, कोलेप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट बोल रहा है, ठीक है, इन कंक्रीट। तो आपका यहाँ पे देखो इन कंक्रीट बोला ना, यहाँ पे इन कंक्रीट बोला, इसलिए कंक्रीट में आपका हो जाएगा 0.002, ठीक है, 0.002 आपका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 0.002 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी, इसमें कितना हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेस, मतलब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में फॉर बार्स इन कंप्रेशन, द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी। तो 1.15 आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट, इंक्रीज्ड बाय 25%। जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है उसको, बॉन्ड कंप्रेसिव होता है वो, जो उसको अपन इंक्रीज कर देते हैं 25% से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ जब बात आई गई है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि फॉर डिफाउंड बार कन्फॉर्मिंग टू जो कोड होता है, ठीक है, 7086, बॉन्ड स्ट्रेस सेल भी इंक्रीज बाय 60%, ठीक है, डिफॉर्म बार के लिए। और आपका यदि बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस फॉर टेंशन सेल भी इंक्रीज 25%। तो यहाँ पे आपका फिलहाल तो 25% किसके लिए हो जाएगा, कंप्रेशन में, और 60% आपका हो जाता है क्या, यदि आपकी डिफाउंड बार है उसमें, ठीक है, डिफाउंड बार में 60%, डिफाउंड बार में 60%, और आपका यदि ये वाली बार है कंप्रेशन में, ठीक है, तो इसमें तो 25%, ये आपको याद रखना है, इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब जनरली कंक्रीट क्यूब्स टेस्ट मेजर कंक्रीट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली कंक्रीट क्यूब्स टेस्ट मेजर कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ, नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पे 1.16 का आपका सिंपली ए हो जाएगा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यूब में अपन क्या चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो चेक किया जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, एज पर दिस ये वाला कोड, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में भी टेकन है। तो जो सिंकेज स्ट्रेन होती है उसको अपन कितनी लेके चलते हैं, ठीक है। तो सिंकेज स्ट्रेन यहाँ पे लेके जाते हैं 1.01, ठीक है, 1.01 कहाँ से आ गया, 0.001, ठीक है, 0.001, ये हम सॉरी यार 0.003 लेके चलते श्रिंकेज स्ट्रेन, ठीक है, श्रिंकेज स्ट्रेन आपका 0.003 हम लेकर चलते हैं, ठीक है, 0.003 हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अब हमें यहाँ पे देखने वाले क्या, शियर टॉर्सन बॉन्ड एनकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये क्या है, इनमें से ना ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, इस वजह से अपन इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, एक बुक लगाने वाले हैं बेहतरीन वाली, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता लगाने वाले, गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है, इसे लगाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं टाइम का क्या लिमिटेशन होती है और क्या आपका क्या होता है, उसके बाद में और लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
if phi is the diameter of bar in tension, then a standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length equal to। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2.1 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2.1 आपका यहाँ पे देखना कि if phi is the diameter of a bar, if phi is the diameter of a bar in tension, then a standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length equal to। इसका आंसर आपका सिंपली है। तो इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो फाई मतलब कि इफ फाई इज द डायमीटर, एनकरेज जो वैल्यू होती है, एनकरेज वैल्यू वो किस किस के लिए क्या क्या होगी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड हुक यदि रहा आपका, स्टैंडर्ड हुक रहा तो उसके उस केस में आपका तो सिंपली कितना हो जाएगा? सिंपली आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, आपका सी हो जा, यहाँ पे आंसर तो खैर सी हो जाएगा, मैं भी कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपली 16 फाई हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपका यदि 90% बेंड रहा, 90% बेंड रहा तो उसमें हो जाएगा 8 फाई। और यदि आपका 45 रहा, 45 बेंड रहा तो वहाँ पे हो जाएगा 4 फाई। तो 4 एक 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ऐसे यहाँ पे कहानी बन जाती है। किस किस के लिए? 45 नंबर स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, स्ट्रेट के लिए, वही स्ट्रेट हुक के लिए, स्टैंडर्ड हुक जो बोलते हैं उसको। ठीक है, स्ट्रेट लेंथ। ठीक है, स्टैंडर्ड हुक के लिए तो 45 के लिए 4 फाइव। देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यदि 45 कहीं पे लिख कर आया तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 से 1 कम 8 आ जाएगा यहाँ पे। और स्टैंडर्ड में एस है तो यहाँ पे 16 में 6। ठीक है, एस एस दोनों में आएगा तो ऐसे। भाई याद रख लो, याद रहना चाहिए जिंदगी में, नहीं तो कुछ ना हो पाएगा। फिर आगे देखो, द HYSD reinforcement in RC slab shall not be less than। HYSD की बात करते हैं अपन, HYSD। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? सेल नॉट बी लेस देन, सेल नॉट बी लेस देन मतलब लेस देन नहीं होना चाहिए बोल रहा है HYSD बार में। तो इसमें आपका 2.2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? चेक करना यहाँ पे 2.2 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो इनमें क्या है, ये बहुत डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसी स्लैब, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसी स्लैब 0.12% हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? 0.12%। ठीक, ये चीज हो गया आरसी स्लैब में, नॉट लेस देन 0.12%। ठीक है, 0.12% किसमें? HYSD में, HY 0.12। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी वाला, राइट, मतलब 0.12 बी डी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी पढ़ना है यार, जल्दी जल्दी कुछ जॉब में लगना है भाई, बहुत ज़्यादा बर्डन है ना, तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर रहता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 2.3 का। 2.3 में क्या हो गया? इन लिमिट स्टेज मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार, the values of bond the values of bond stress shall be, the values of bond stress shall be। इसमें क्या हो जाएगा? जो वैल्यूज है आपकी, है ना, द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी, राइट। बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो इसको अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है इसका? इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सिंपली आपका जो फार्मूला पूछ रहा है, डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा इसका? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4 का बी। ठीक है, 2.4 का बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जरा चेक कर लेना आप कि ये देखो फाई सिग्मा एस डिवाइड में आपका 4 टाउ बी डी।
ठीक है, ये चीज। ऊपर में सिग्मा, नीचे में टाउ। ऊपर में ऊपर में आपका स्ट्रेस, ऊपर में स्ट्रेस और नीचे में शियर। ठीक है, ऊपर में ट्रेस, नीचे में शेयर। ऐसे याद रख लो, ऊपर में ट्रीस है, ट्रीस और नीचे में शेयर है। ठीक है, और ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, ये चीज हो गया। ऐसे कैसे भी याद रखो भाई, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, राइट। ऊपर में क्या है, ट्रेस है, नीचे में शेयर है। ऊपर में 5 है, नीचे में 4 है। चलो आगे चलते हैं, राइट। मतलब कि ऊपर में भाई, ऐसे याद रखो, ऊपर में भाई ट्रिस पे है, भाई ट्रिस में है, और नीचे में 4 शेर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल टेंशन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। जो डायगोनल टेंशन होती है इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम में, इसमें क्या हो जाता है, इस मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डायगोनल टेंशन मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, या फिर इंक्रीज बिलो, या फिर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ बीम, क्या होता है। तो इसमें सिंपली आपका क्या हो जाएगा, इस मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, जो एन ए पे आपका मैक्सिमम होता है, एन ए पे मैक्सिमम होता है डायगोनल टेंशन, एन ए पे मैक्सिमम होता है डायगोनल टेंशन। ठीक है, ये चीज हो गई।